आदाब। पेश है अहमद नदीम कासमी साहब का अफसाना जूता। कलमू एक कव्वाल पार्टी में बरसों तक ताली बजा बजा कर ताल देता रहा। फिर आवाज़ लगाना भी सीख गया। पीछे से आगे आ गया और बड़े कव्वाल के घुटने से घुटना मिलाकर बैठने लगा। तब बड़े कव्वाल को तशवीश लाहक हो गई कि कहीं वो इससे भी आगे ना निकल जाए। चुनांचा उसने कलमू को चलता कर दिया। कलमू की आवाज़ तो वाजिबी सी थी, मगर उसने कव्वाली के गुर सीख लिए थे और हारमोनियम की आवाज़ में अपनी आवाज़ छुपा लेने की महारत हासिल कर चुका था। उसने अपनी कव्वाल पार्टी बना ली और उर्सों, मेलों और शादी ब्याह के जमघटों में गाता रहा और अपने तीनों बच्चों को पढ़ाता रहा। दरअसल बड़े कव्वाल के साथ उसे मुल्क के बड़े बड़े शहरों में जाने का मौका मिला था और उसने महसूस किया था कि अगर उसने अपने बच्चों को तालीम तालीम ना दी तो वो उसकी तरह और उसके बाप दादा की तरह ढोल शनाई बजाते या कव्वालों के पीछे बैठे तालियां पीटते फिरेंगे और इसकी तरह और उसके बाप दादा की तरह उनकी बाछें भी हमेशा ढीली रहेंगी। जब उसने तीनों बच्चों को गांव के स्कूल में दाखिल कराया कराया था तो सारा गांव जैसे सन्नाटे में आ गया था। लोग कहते थे हज़रत आदम के आसमान से ज़मीन पर उतरने से लेकर अब तक के ज़माने का ये पहला मिरासी है जिसे अपने बच्चों को तालीम देने की सूझी है। चौधरी ने उसे दादे पर बुलाया और डांटा, शर्म करो करमू मिरासी, शर्म करो करमू, मिरासी होकर अपने बच्चों को पढ़ाते हो। क्या शादियों में उनसे लोग ढोल शनाई की बजाय किताबें सुनेंगे? क्यों बिगाड़ते हो उन्हें? क्यों नाश मारते हो अपने नस्ली पेशे का? करमू ये सब सुनता रहा और चुपका रहा, अलबत्ता मुस्कुराता रहा। चौधरी की इस डांट पर के अब कुछ पको भी उसने कुछ कहा तो बस इतना कि इकबाल कायम, उम्र भर दाल साग खाने वाले का भी एक आध बार मुर्ग बटेर का सालन चखने को जी चाहता ही है। करमू ने कव्वाली के नाम पर चीखें और बड़की मार मार कर पैसा जमा किया और बच्चे को यूं पढ़ाया कि वो गर्मियों की छुट्टियों में गांव आते थे तो मिरासी की औलाद औलाद लगते ही नहीं थे। फिर वो ना जाने क्या पट्टी पढ़ कर आते थे कि मिरासी के बेटे होने से शर्माते भी नहीं थे। ठीक है, हम करमू मिरासी के बेटे हैं, मगर चौधरी की तरह हमारी पीढ़ी भी तो हजरत आदम ही से मिलती है। फिर ये लड़के इधर लाहौर, काला शाह, काकू और फैसलाबाद की तरफ मिलों में मुलाजिम हो गए और बाप को हर महीने इतना बहुत सा रुपया भेजने लगे कि कमू अपनी कव्वाल पार्टी तोड़कर अपने घर में रहने लगा और साफ सुथरे कपड़े पहनने लगा और खैरात देने लगा। और फिर एक साल इसने ज़कात तक निकाली। चौधरी ने यह सुना तो इतना हंसा कि उसकी आंखों से पानी बहने लगा। आपकी औलाद, उसने कहा, उथला कमीना कहीं का। देख लेना लोगों, साल दो साल में खुद ज़कात मांगने निकल खड़ा होगा। अगर उस वक्त तक क़यामत ना आ गई तो एक मिरासी जब ज़कात देने लगे तो समझो सूरज सवा नेज़े पर उतरने को है। और चौधरी फिर यूं हंसने लगा जैसे रोने लगा हो। किसी ने कमू को चौधरी की ये बात बताई तो वो बोला, चौधरी क्यों खफा हो रहे हो? किसी ने कमू को चौधरी की ये बात बताई तो वो बोला, चौधरी क्यों खफा हो रहा है? मैंने उसे तो ज़कात नहीं भिजवाई। उसे भी देता, मगर अभी ज़कात लेने का हक नहीं बनता उसका। आहिस्ता आहिस्ता हकदार हो जाएगा, ज़माना बदल रहा है। जिन लोगों ने कमू को चौधरी की बात बताई थी उन्होंने चौधरी को कमू की बात बताना भी ज़रूरी समझा। उस वक्त चौधरी शरबत पीता था। ये बात सुनी तो उसे अच्छू हो गया और शरबत उसकी नाक से बहने लगा। फिर एक रोज़ कमू गली में बैठा लोगों से गप हाँक रहा था। बातों बातों में कहने लगा, मैं मिरासी हूँ पर तीन बाबू लोगों का बाप भी हूँ, इसलिए जी चाहता है यहाँ गली में बैठने के बजाय एक पक्की बैठक बनवा लूँ, उसमें पलंग और मुंडे बिछा दूँ और तुम सबके साथ बैठकर दुनिया जहान की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करूँ। बैठने के लिए चौधरी का दादा तो है, मगर वहाँ बैठता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सर के बल खड़ा हूँ। ये बात कह के वो अपने घर गया, हुक्का ताज़ा किया, चिलम पर आग सजाई और कश लगाने के लिए चारपाई पर अभी बैठा ही था कि चौधरी की तरफ से उसे बुलावा आ गया। उसने दारे पर कदम रखा ही था कि तीन चार मुस्टंडों ने उसे दबोच कर गिरा दिया और चौधरी का पला हुआ मुंशी उसकी पीठ पर जूते बरसाने लगा। साथ साथ चौधरी उसे गालियां देता रहा और कहता रहा, बैठक बनाएगा कमीना, दादा लगाएगा मेरी तरह, चार पैसे क्या आ गए कि अपनी औकात ही भूल गया रजील, लगाओ और लगाओ। कमू को इतने जूते लगे कि अगर किसी और को लगते तो वो गिनती भूल जाता, मगर करमू गिनता रहा
मैं तो गिनता रहा, उसने अपने मिलने वालों को बताया। मैं तो गिनता रहा ताकि क़यामत के दिन खुदा के सामने जूतों का हिसाब चुकाने में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। 62 लगे थे, 62 पूरे करूँगा खुदा के हुज़ूर इंशाअल्लाह। एक के 70 ना सही, चौधरी के लिए तो मेरा एक ही जूता बहुत है, सारे जहान की मखलूक के सामने। उन्हीं दिनों वोट दर्ज हो रहे थे। वोट दर्ज करने वाले इस गांव में भी आए और कर्मू का वोट भी दर्ज करने लगे। तब उनमें से एक बोला, भाई तुम अपना नाम कर्मा बताते हो, मगर कर्मा क्या नाम हुआ? करम इलाही होगा या करमदीन या करम अली। कर्मा कोई नाम नहीं होता, ये तुम्हारे असली नाम का बिगाड़ मालूम होता है। कर्मू बोला, मैं मिरासी हूँ जी, और मिरासियों के नाम ऐसे ही होते हैं। मेरे नाम का बिगाड़ तो कर्मू है, जैसे मेरे बाप को लोग गामू कहते थे, पर इसका असली नाम गामा था। जच होकर उन्होंने फहरिस्त में कर्मा वल्द गामा ज़ात मिरासी पेशा गदागरी के अल्फाज लिखे, तो कर्मू बिगड़ गया। नहीं साहब जी, मैं गदागर नहीं हूँ। गधा का एक पैसा भी मुझ पर हराम है। मैं तो उम्र भर अपनी मेहनत की कमाई खाता रहा। मेरे बच्चे पढ़ लिख गए तो ये भी मेरी मेहनत की कमाई है। अब वो मेहनत करते हैं और मेरी मेहनत का बदला चुकाते हैं। मैं तो अब ज़कात भी निकालता हूँ, फिर मैं गदागर कैसे हो गया? गदागरी इतनी सस्ती है तो चौधरी को गदागर लिखो कि किसान मेहनत करता है और चौधरी खाता है। चौधरी को खबर मिली कि कम्मू ने वोट दर्ज करने वालों के सामने उसे गदागर कहा है। उसे फौरन दावे पर बुलाया गया और सब गांव वालों के सामने चौधरी ने अपने मुंशी से उसे जूते लगवाए। जूते लग रहे थे जब कम्मू अचानक उठ बैठा और मुंशी की कलाई जकड़ कर बोला, बस 62 पूरे हो गए, मेरा कोटा मुझे मिल गया। ज़्यादा लगाओगे तो क़यामत के दिन चौधरी जी को ज़्यादा तकलीफ होगी। मुझे तकलीफ होगी? चौधरी यूं हैरान रह गया जैसे उसके सर पर सूरज गिर पड़ा है। मुझे कैसे तकलीफ होगी कमीने? कम्मू ने तेवर बदले हुए थे बोला, चलिए आपको तकलीफ नहीं होगी तो आपका हिसाब पूरा करने वाले फरिश्ते को तकलीफ होगी। मेरा हिसाब? चौधरी ने इस तरह पहलू बदला जैसे पलंग ही पर खड़ा हो जाएगा। क्या बकते हो? मेरा हिसाब कैसा? जी नहीं, गरीबों को जूते लगवाने का हिसाब। एक के 70। कमू मजीद जूतों का इंतजार किए बगैर उठ खड़ा हुआ था और ज़मीन पर से अपनी पगड़ी उठाकर उसे झाड़ रहा था। अब आप खुद हिसाब लगा लीजिए इकबाल कायम कि 62 ये जूते और 62 वो पिछले कल हुए। खुदा आपका भला करे। 124। क़यामत के दिन अगर एक के 70 लगेंगे तो 124 के कितने लगेंगे? मुंशी जी हिसाब लगा कर बता दो चौधरी जी को। चौधरी ने गुस्से में अपने जूते की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जब देखा कि दारे पर मौजूद बेशतर लोग कर्मों की बातों पर दांत निकाले खड़े हैं, तो हाथ वापस लाने के बजाय उसने ज़मीन पर से एक तिनका उठाया और उसे अपनी पोरों में यूं मसला कि वो सफूफ सा बनकर रह गया। गालियां उसके होठों पर कपकपाती रह गई। उस वक्त परिंदे वापस आशियाने को जा रहे थे। शाम करीब थी। चौधरी इस वाक़े के बाद कर्मू से बहुत संभल कर बात करने लगा। कर्मू मिरासी तो था, मगर खाता पीता मिरासी था, और खाते पीते लोगों से बात हमेशा सोच समझ कर करते हैं, जैसे अमेरिका रूस से और रूस अमेरिका से बात करता है। ताहम जब चौधरी के दायरे पर से फालतू लोग उठ जाते और सिर्फ उसके करीबी लोग बाकी रह जाते, तो वो जले दिल के फफोले फोड़ता। अब ये कमीना कड़वी गोली को थूक देता है, अब मैं इसे शक्कर चढ़ी गोलियां खिलाऊंगा। फिर वो हालात के तवील तज्जिए में मसरूफ़ हो जाता। लोग कहते हैं शराब का नशा बुरा होता है, मैं कहता हूँ 9 दौलतियों के लिए रुपए का नशा उससे भी बुरा है। कर्मू को देखो, कहा तो जब भी मुझे ये मिरासी ज़्यादा मिलता था, कायम इकबाल की रट लगाता हुआ रुकू में चला जाता था। और कहा यह दिन है कि कल कहने लगा, मैं इधर लाहौर फैसलाबाद की तरफ जा रहा हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो लेता हूँ, कोई छड़ी वड़ी, कोई जूता वूता, ये सब रुपए का नशा है। फिर चौधरी ने गर्दन को खींचने की हद तक खींच कर इधर उधर देखा और बोला, कहीं वह किसी कोने खदे में बैठा तो नहीं हराम की औलाद? याद है एक बार मैं यही दारे पर उसी की बातें कर रहा था और अंधेरे में मुझे पता न चला कि वो कमीना भी एक तरफ बैठा है। मैंने उस नस्ली कंगले के नए ठाट की बात करते हुए कह दिया, तो कौवा अगर मोर के पर सजा ले तो भी कौवा ही रहता है। इस पर वो चिलमे भरने वाला, मेरे अस्तबल साफ करने वाला, भरे दारे में बोला, वैसे चौधरी जी, सियाने से सुना है कि मोर भी कौवे ही की नस्ल में से है, सिर्फ रंगदार पर निकाल लिए हैं और नाचना सीख गया है। याद है ना? रुपए ने इतने हौसले बढ़ा दिए हैं इस अफलातून के पट्टे के, वरना यहाँ मेरे सामने बिल्ली की तरह मिनमिनाता फिरता था। रुपए ने इसकी ज़बान खींच कर मेरे जूते भर की कर दी है।
मगर फिर भी ऐसे 9 दौलतियों को आपे में रखने के गुण मालूम है। जूते पर चाहे सुनहरा काम हुआ हो, रहेगा तो वो जूता ही और पाँव ही में पहना जाएगा। उस मिरासी के बच्चे को मेरे गांव में रहना है तो मिरासी बन कर रहना होगा, देख लेना। सर्दियों के दिन थे। कमू चंद रोज अपने बेटों के यहाँ गुजार कर वापस आया तो उसने सुनहरे रंग का कंबल ओढ़ रखा था। लोग उस कंबल को छूते तो हैरान रह जाते कि क्या किसी भेड़ की ऊन इतनी नरम भी हो सकती है। कमू के एक रिश्तेदार ने उस कंबल को छुआ तो बिस्मिल्लाह पढ़कर कंबल का कोना मुंह में डाल लिया और बोला, सूजी का हलवा हो तो ऐसा हो कि जब जी चाहा ओढ़ लिया, जब जी चाहा खा लिया। खुद कमू मिलने वालों को बताता रहा कि पूरे 100 का है और फिर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, अंदर से बड़ा गुनी है। बाहर बर्फ गिर रही है तो कंबल में अंगीठी से दहकती रहती है। पो की ठंड में भी पसीना आने लगता है। पंजतन पाक की कसम। पूरी बस्ती में इस कंबल के चर्चे होने लगे। बात चौधरी तक भी पहुंची, मगर यूं कि कमू कह रहा था, ऐसा कंबल तो चौधरी को भी नसीब नहीं हुआ होगा। इस पर चौधरी यूं मुस्कुराया जैसे किसी ने खरबूजे का एक सुरा छुरी से चीर दिया है। कमू के रुपए ने चौधरी को सियासतदान बना दिया था। एक दिन कमू ये कंबल ओढ़े चौधरी के दादे की गली में से गुजरा तो चौधरी अपने आदमियों के साथ बाहर बैठा धूप सेक रहा था। कमू को बुलाया, उसके कंबल पर हाथ फेर कर बोला, कहाँ से मारा। कमू पास ही एक सिल पर बैठ गया। मैंने तो इकबाल कायम सारी उम्र में एक पिद्दा तक नहीं मारा, कंबल कहाँ से मारूंगा। और फिर कंबल भी ऐसा कि आपने भी छुआ तो मैंने आपके रोंगटे खड़े होते देखे। चौधरी का चेहरा कुछ यूं तन गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। खरबूजे में एक और चीज पड़ी और चौधरी बोला, चलो मारा नहीं तो लिया कहाँ से। कमू ने जवाब में लम्हा भर की देखी। उसकी आंखें चमकी। अपने बेटों के जिक्र पर हमेशा यूं मालूम होता था जैसे उसकी पतलियों पे रखे हुए चिरागों की लवें जल उठी हैं। काला शाह काकू में मेरा बेटा है ना सरफराज। हाँ वो सरफा। चौधरी ने कमू की तस्वीर की। जी हाँ, वही सरफराज। कमू ने अपनी गलती की तस्वीर को कोई अहमियत न दी। वो कहने लगा कि बाबा, अब के यहाँ से एक अच्छा सा जूता ले जाओ। मैंने कहा, बेटे जूता उधर गांव में बहुत है, कुछ और ला दो, कोई तोहफा चीज़। वो ये कंबल ले आया। मलेशिया में उसके किसी दोस्त का अब्बा रहता है, वो ये कंबल अपने बेटे के लिए लाया। सरफराज ने उससे अपने अब्बा के लिए ख़रीद लिया। चौधरी बोला, देखो कमू, अगर मैं कहूँ कि मुझे ये कंबल चाहिए तो ले लीजिए ना इकबाल कायम। कमू ने गरज का जवाब दिया। सरफराज पूछेगा तो कह दूंगा कि चोर ले गए। चौधरी ने कमू की बात जोर के एक कहके में उड़ाने की कोशिश की, मगर साफ मालूम होता था कि यह उस कहके का फेफड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो एकदम संजीदा होकर बोला, इसका क्या लोगे। कुछ भी नहीं इकबाल कायम। कमू की आवाज़ में बड़ी आसूदगी और बेनियाजी थी। मगर मैं मुफ्त नहीं लूँगा, चौधरी बोला। ये हमारी ख़ानदानी आदत है कि हम मुफ्त चीज़ें देते हैं, लेते नहीं हैं। तुम तो जानते हो, तुम्हें तो उम्र भर का तजुर्बा है। जी हाँ, कमू ने कहा, पर कभी कभी लेने वालों पर देने का वक्त भी आ जाता है इकबाल कायम। ले लीजिए ना, सरफराज मुझे और भेज देगा। नहीं कमू, चौधरी बोला, तुम हमारे मिरासी हो। तुम्हारे बाप दादा ने हमारे बुजुर्गों की चूतियाँ सीधी की हैं। मांगो क्या मांगते हो इस कंबल का। सरफे ने तुम्हें बताया तो होगा कि इसने कंबल के कितने रुपए दिए थे। जी हाँ, सरफराज ने बताया तो था। कमू की आवाज़ में मनसूबा साजी की गहराई थी। फिर वो जैसे एक नतीजे पहुँच कर मुस्कुराने लगा और बोला, कंबल दूसरे मुल्क का है ना जी। मैंने कहा भी सरफराज से कि इतनी फजूल खर्चियाँ मत क्या करो। बोला, कोई भी चीज़ हमारे अब्बा के आराम से महंगी नहीं है। आप ठीक कहते थे, तालीम ने लड़कों के दिमाग बिगाड़ दिए इकबाल कायम। कीमत कुछ ज़्यादा ही है। यानी इतनी ज़्यादा कि सरफा मिरासी ये कीमत अदा कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। चौधरी अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश के बावजूद पूरी तरह न छुपा सका। बताओ कितने में आया है। 50, 100, 200, 300, कितने हैं। 300 तो खैर नहीं जी। कमू ने चौधरी के मुंशी की तरफ यूं देखा जैसे जूते लगाने से पहले मुंशी ने कमू को देखा था। कुल 262 में आया है। उसने हाजिन पर दाद तलब नजर दौड़ाई। और इतनी रकम तुम्हारे बेटे ने अदा कर दी। कमाता खजाता है इकबाल कायम। तो तुम मुझसे 262 रुपये लोगे। आप 62 रहने दीजिए।
इनका हिसाब फिर होता रहेगा। दूसरे दे दीजिए। 262 में 62 और मिलाकर क्यों ना दूं? चौधरी ने फातेहाना अंदाज से कहा। आखिर तुम हमारे मिरासी हो। चलिए ज्यादा दे दीजिए इकबाल कायम, 320 दे दीजिए। तुम्हें तो दुकानदारों की तरह ठीक ठीक हिसाब करना भी आ गया। चौधरी ने दिल लगी करने की कोशिश की और कंबल उतारते हुए बोला, मैं तो अब बेहिसाबा खर्च करता हूँ इकबाल कायम, बस कुछ आता है तो ये 62 का हिसाब आता है। चौधरी ने कम्बू के चलाए हुए चाबुक से बेनियाज होकर अपने मुंशी से कहा, लो भाई दे दो इसे 324 रुपये। मुंशी जी 324 रुपये। रुपये के लफ्ज़ पर जोर देते हुए कम्बू ने मुंशी को ताकीद की। रुपये नहीं तो पैसे? मुंशी ने कमीज के नीचे पहनी वास्कट की अंदरूनी जेब से नोटों का एक गट्ठा निकालते हुए पूछा। मेरा मतलब था कहीं आप 324 रुपये देने के बजाय 324 जूते न लगाने बैठ जाए। चौधरी समेत सब लोग जोर से हंसे, मगर सबकी हंसी का मफहूम अलग अलग पहचाना जा सकता था। चौधरी तो यूं हंसा जैसे उसका सीना टीन की एक चादर है जिस पर कनकरों से चांदी मारी जा मारी 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 हो चौधरी तो यूं हंसा जैसे उसका सीना टीन की एक चादर है जिस पर कनकरों से चांद मारी हो रही है। कम्बू ने रुपए लिए और मुस्कुराता हुआ चला गया। तब चौधरी अपने सामने कंबल फैलवा कर मुस्कुराया, उसे खूब अच्छी तरह झुलवाया जैसे कंबल का मिरासी निकाल रहा है। इसे तय करके मुंशी के हवाले किया और घर पहुंचा दो। कहना इसे दिन भर धूप दिखाएं और फिर किसी पेटी में फेंक दें। फिर हाजिन से मुखातिब हुआ, दर्जनों पड़े हैं इस तरह के कंबल, मगर मैं 2 पैसे की मिरासी को 250 300 रुपये कंबल ओढ़े नहीं दे सकता था। जूते को पाँव ही में रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।